हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने सुबह आपको एक वीडियो दिया था पेट को लेके कि पेट का आवेदन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आपको शाम तक मैं आपको फुल एक्सप्लेन यानी कि संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, आपने थंबनेल भी देख लिया किस चीज़ पे ये वीडियो होने वाली है, ओटीआर होना ज़रूरी है कि नहीं, आप स्किल टेस्ट में क्या दोबारा एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बताने वाला हूं कि पेट होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकता है अभी तक नहीं जान पाए कि ये पेट होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी की अनस की जो भी भर्तियां निकलेंगी यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेके, तो वो जो होगा वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक कराता था, अभी भी वही करे, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला क्या लिया है कि कोई भी वैकेंसियां निकलने से पहले आपको पीईटी यानी कि पिट देना होगा। इसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट सो कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी वैकेंसियां निकली थी, जैसे यूपी, अगर आप टीचर की भर्ती को ले लें, टीचर की जो भर्तियां निकलती हैं उसमें आपको टेट पास होना जरूरी होता है, फिर आप जाके सुपर टेट में बैठते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है, जब कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आपसे पूछेगा क्या आपने पेट पास किया है। जैसे उसमें जब टीचर भर्ती में बैठने के लिए आपको टेट पास होना जरूरी होता था, वैसे यूपी की कोई भी वैकेंसियां निकलेंगी जैसे लेखपाल, चकबंदी अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, वीडियो, तमाम जो भर्तियां निकलेंगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास पेट का जो क्वालिफाई हुआ है उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी भर्ती बैठने से पहले पेट कराया जाए। तो पेट, अब उम्मीद करते हैं कि आपको पेट समझ में आ गया होगा। तो पेट के लिए टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन होता था, टीईटी का एग्जाम पास करना होता था। वैसे आपको पीईटी का भी एग्जाम होगा और पीईटी को भी आपको पास करना। तो पीईटी के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हो गया, यानी कि आज 25 मई है, और देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 25 मई, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है, और इसका पेमेंट भी आज ही आप कर सकते हैं। और अगर आपके ऑनलाइन लास्ट डेट जो है दोस्तों आपका 21 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ गलतियां कर दी है, कुछ त्रुटि कर दी है, तो आप करेक्शन जो है 28 जून तक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं आपको मेन चीज़ें जो बताने वाला दोस्तों, यहाँ पे देखिए कहा गया कि जो भी 20 नवंबर के द्वारा समूह ग के बदी स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए के अनुमोदन प्रदान किया गया था, उक्त निर्णय क्रम के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों, ठीक है दोस्तों, यानी ग्रुप सी के सभी पदों के लिए जो ग्रुप सी की जो वैकेंसियाँ होती थी सभी पदों को लेके ये द्विस्तरीय परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। यानी कि पेट एक हो जाएगा और जो एक भर्ती निकलेगी उसका एग्ज़ाम, ठीक है। यानी कि पहले तो आप पेट एग्जाम हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो होगा जो वैकेंसी चकबंदी अधिकारी लेखपाल, तो उसका एग्जाम यानी कि द्विस्तरीय हो चुका है। तो ऑनलाइन आवेदन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब एक और चीज़ों के लिए जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे और मैं उनका क्लियर कर देना चाहता हूं, जो ऑनलाइन आवेदन, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा कि हमने बात कही थी कि ओटीआर ज़रूरी है कि नहीं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। तो आपको मैं बता देता हूं कि अभ्यर्थी, ये आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए वेबसाइट upsc.gov.in पे आप वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, और ऑफलाइन आवेदन यानी किसी भी तरीके का ऑफलाइन आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन ही होगा। और आयोग की सूचना ये इतना दिनांक 26 मार्च के अंतर्गत आवश्यक प्रकाशित की गई। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों को आयोजित की जाने प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा, यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले आवेदन करने वाले एक वारंगी एकीकरण किया जाना अनिवार्य था। यानी देखिए यहाँ पे कहा गया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए ओटीआर यानी कि एक वारंगी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। ओटीआर जो था अनिवार्य होगा, परंतु फिर दूसरी लाइन पढ़िएगा, यो कह रहे हैं कि परंतु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु यानी अभ्यर्थियों के लिए सुविधा के लिए एक बारंगी पंजीकरण वार्ता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। यानी कि ओटीआर करना जरूरी था,
लेकिन 2021 के पिट में यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 2021 जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यानी कि आयोग ने फैसला लिया है कि OTR तो आपका ज़रूरी था, है नहीं, OTR आपका ज़रूरी था, लेकिन इस बार जो आपका पिट होने वाला है उसके लिए आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। यानी आप OTR करें या ना करें, आप PE के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर लिख दिया गया है कि यानी 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। अब 2022 में जब आएगा तब आपको OTR ज़रूरी होगा करना। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन अब मुझे लगता है कि आपको OTR वाला जो क्वेश्चंस था आपके मन में, वो आपको फैसला बता दिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि OTR ज़रूरी नहीं है, आप पेट का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। OTR के लिए क्यों नहीं ज़रूरी माना गया? क्योंकि OTR में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, मोबाइल नंबर में वैलिडेट नहीं हो रहा था, OTP नहीं आया था, इसी वजह से OTR को 2021 पेट के लिए समाप्त किया गया है। आगे के लिए समाप्त नहीं किया गया OTR, अभी 2021 के लिए ही समाप्त किया गया है। अब दूसरी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन आपको बता चुका कि 25 जून से स्टार्ट होगा, 21 जून तक मध्यरात्रि तक चलेगा। हाँ, तीसरी लाइन पढ़िए, जो पेट का जो अनिवार्यता जो किया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समिति परिधि ने आने वाले विभिन्न विभागों के पदों के लिए इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होगा। यानी अगर आपको उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों का सिलेक्शन लेना है तो आपको पेट देना बहुत जरूरी है। बिना पेट के आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद के चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को लंबवत या क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिट व शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यानी कि कट ऑफ होगा, यानी शॉर्ट लिस्ट बनेगी जब आप पेट देने जाएंगे। जैसे कि किसी भी नौकरियों में पेट यानी कि कट ऑफ बनता था, वैसे PET के लिए भी शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, एक मेरिट कट ऑफ बनेगा, मेरिट बनेगी, उसके स्कोर की जो भी आप नंबर पाए होंगे उसके आधार पे आपका शॉर्ट लिस्ट मेरिट बनेगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया, उसके द्वारा आयोजित किया गया किसी भी मुख्य परीक्षा आवेदन नहीं किया जा सकेगा। अगर आप पेट में नहीं हो पाएंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे UP के। ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर आप PET नहीं पास हो पाएंगे तो UP की कोई भी वैकेंसी जैसे कि लेखपाल, चकबंदी अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, वीडियो, युवा कल्याण जैसे एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपको बैठना होगा तो आपको पेट पास होना ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परिणाम इसको किसी भी पद में चयन हेतु का कोई दावा नहीं किया जाएगा। ये एक बात बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। अगर आपने पेट पास कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब नौकरी मिल जाएगा, आपने पेट को भी पास करना होगा और जो भी वैकेंसी निकलेगी किसी लेखपाल, चकबंदी, उस एग्ज़ाम को भी पास करना होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा, तभी आपको नौकरियां मिलेंगी। सिर्फ पेट पास होके आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, पेट भी पास होइए और जो वैकेंसी निकलेगी उसको भी पास करना होगा, तब आपको नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, अब और चीज़ें आपको मैं बता देता हूं कि आयोग की परिधि में आने वाले पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। यानी दोस्तों, ये जो 2014 के अधिनियम के द्वारा समूह ख और समूह ग यानी ग्रुप C और ग्रुप B और ग्रुप C के समस्त सीधी भर्ती पदों के संबंध में सचिवालय के पद भी हैं। बहुत अच्छी बात दोस्तों, इसमें कुछ सचिवालय के भी पद हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए नियंत्रित किसी भी बोर्ड, निगम, किसी भी अन्य कार्य समस्त के पदों को होंगे। यानी कि दोस्तों, आपको ग्रुप B के भी कुछ पद हो गए हैं, ग्रुप C के भी कुछ पद हो गए हैं। तो दोस्तों, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? ग्रुप B के भी पद मिल गए, ग्रुप C के भी पद मिल गए, उसमें सचिवालय के भी पद आ चुके हैं। ठीक है, और इस पद के आयोग को 6 से हटाया उसमें जोड़ सकती है और पद राज्य सरकार जो इसमें और पद भी जोड़ सकती है और पद भी हटा सकती है। बाकी देखिए, मैंने आपको बताया था, आपने थंबनेल देखा होगा कि मैंने ग्रेड पे की बात की थी, किस ग्रेड पे में इसमें वैकेंसियाँ आएगी, यानी कितने ग्रेड पे तक जो पिट होगा, यानी कौन कौन से उसमें वैकेंसियाँ कितने ग्रेड पे तक आएंगी। तो यहाँ पे भी आयोग ने क्लियर बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग 3 शासन देश के अधीनस्थ सेवा चयन अधिनियम 2014 के अंतर्गत
1900 यानी 1900 ग्रेड पे के लेके लगभग 4600 ग्रेड पे, बहुत लंबा वैकेंसी, बहुत अच्छे ग्रेड पे की वैकेंसी है दोस्तों। 1900 से लेके 4600 ग्रेड पे की वैकेंसियाँ तक इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ग्रुप बी के भी पद हैं, ग्रुप सी के भी पद, और जो कि अच्छे खासे पद होते हैं। यानी 1900 से लेवल से स्टार्ट हो गए 4600 ग्रेड, यानी कि 34,000 समथिंग के पद रुपए भी तक के इसमें वैकेंसियां आएंगी, जो भी पद होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि विभिन्न विभागों को प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य प्रारंभिक अर्हता और वैधिक इस यानी आपको जो पेट पास होंगे विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अभियाचनों के सापेक्ष प्रारंभिक यानी कि पेट, उसके बाद स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने मुख्य परीक्षा विज्ञापनों के चयन हेतु परीक्षा परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। पेट के बाद आपको मुख्य परीक्षा भी देनी होगी, यानी जो वैकेंसियां होंगी उसको भी एग्जाम देना होगा, फिर कट ऑफ बनेंगे तब जाके आपको नौकरियां मिलेंगी। उसके बाद इसमें क्या है, जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए पेट को लेके, बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि पेट को लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कह दिया कि प्रारंभिक यानी पेट के लिए आपको हाई स्कूल से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका हाई स्कूल से, अगर आपने हाई स्कूल पास किया तो आप पेट के लिए एलिजिबल हैं। हाई स्कूल के साथ साथ उससे उच्च, यानी अगर आपके पास हायर डिग्री भी है, जो भी डिग्री आपके पास वो सब आप लगाइएगा। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर सम्मिलित हाई स्कूल के, यानी आप अगर दोस्तों अगर आपने हाई स्कूल फॉर्म फिल किया, हाई स्कूल पास हैं, तो हाई स्कूल पे बेस पे ही आप पेट का फॉर्म भर सकते हैं। और पेट का फॉर्म भरने अगर आपके पास उससे भी हायर डिग्रियां हैं, यानी बीएससी, बीएसपी, पीजी, यूजी जो भी है, तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर देंगे। सबसे लोवेस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल ही है। और दोस्तों अगर आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो हाई स्कूल में जो भी आपके नेम है उसी नेम के अकॉर्डिंग आप फिल कीजिएगा, और जितने भी क्वालिफिकेशन आपके पास है सब क्वालिफिकेशन आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अधियाचन के लिए पीईटी टेस्ट के लिए स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज थे कि सर अगर शॉर्ट हैंड, यानी जैसे कि शॉर्ट हैंड वाले में इसे एक परीक्षा होती थी, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में, तो क्या हम पेट होने के बाद फिर से हमें एग्ज़ाम देने होगा। दोस्तों मैं आपको स्टेनोग्राफर वाले और जो स्टेनोग्राफर वाले प्लस जूनियर असिस्टेंट वाले प्लस जो ड्राइविंग जो होता है, जो भी टेक्निकल यानी कि जो भी स्किल के आधारित होता है, देखिए यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के अलावा से मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। यानी कि अगर आप स्टेनो का एग्ज़ाम, अगर आप स्टेनो दिए हुए हैं तो आपने से आपने पेट यानी कि पेट आपने पास हो गए तो आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपको स्किल टेस्ट देना होगा, ठीक है। स्टेनो वाले बच्चे, जूनियर असिस्टेंट के बच्चे, ड्राइविंग वाले बच्चे सारे ध्यान दें कि अगर आपने मान लीजिए पेट पास कर लिया, पेट पास होने के बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जैसे स्टेनो का आप एग्ज़ाम दे, डायरेक्ट आपको स्किल टेस्ट देना होगा, चाहे वो शॉर्ट हैंड हो या टाइपिंग हो या ड्राइविंग टेस्ट हो या फिजिकल टेस्ट हो, डायरेक्ट आपको वो देना होगा। मुख्य परीक्षा आपको नहीं देखनी होगी। स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, ये सब परीक्षाओं के लिए हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष के कम अनिवार्य ऐसे पदों के आयोग की परिधि से आते हैं, उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में निर्णयानुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा की जाएगी। और दोस्तों इसमें जो एज मांगी गई, दोस्तों आपको एज के मैं बता देता हूँ कि 18 से 40 साल के लोगों के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, इसमें छूट की भी बात की है, AWS की बात की गई है, आप वहाँ पे अपना समझ सकते हैं। परीक्षा में देखिए, परीक्षा के में क्या, परीक्षा और योजना में क्या बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली है, पाठ्यक्रम बहुत पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। आपको पता है कि जो इसके सिलेबस थे वो कई महीनों पहले ही अपलोड कर दिए गए थे, 20/2 को ही अपलोड कर दिए गए थे। अभ्यर्थियों के लिए इसमें अंतर्गत संलग्न किया जा रहा है। पीटी के प्राप्त आवेदनों पत्र की संख्या अत्यधिक होती है। आयोग के लिए विज्ञापन सापेक्ष आयोजन करने समस्त अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और शिफ्ट में एक साथ आयोजित। अगर दोस्तों यहाँ पे कहेगा कि जो भी लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा में अगर कई शिफ्ट बनते हैं, ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे लिखा है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित, तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया लागू हो गया। यानी कि सिर्फ एक शिफ्ट बनती है तो आपका नॉमिनेशन नहीं होगा, यानी कि एक से ज़्यादा शिफ्ट बनती है, यानी 2-3 शिफ्ट बन चुकी है दोस्तों, तो आपका नॉमिनाइजेशन होगा। यदि मान लीजिए सिर्फ मॉर्निंग में ही पेपर हुआ है, सिर्फ एक मीटिंग में पेपर हुआ, तो आपका नॉमिनाइजेशन नहीं होगा। यानी कई शिफ्ट बन चुके तो कई शिफ्ट बनने के नाते इसमें नॉमिनाइजेशन होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी बातें आपको समझ में आ गया होगा।
परीक्षा की तिथि जो दी गई थी दोस्तों, परीक्षा की तिथि अभी नहीं की गई है, आयोग आपको बताएगा। स्कोर कार्ड यानी अगर आप पीटी पास हो जाते हैं तो आपका पिट कब तक वैलिड होगा दोस्तों, जो पिट है वो आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आपने पिट पास कर लिया है तो आप 1 साल तक सीधे मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे। 1 साल तक सिर्फ आपकी जो पिट की वैलिडिटी होगी, जैसे टेट की वैलिडिटी होती है वैसे पिट की भी वैलिडिटी 1 साल रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फ़ोटो अपलोड की जाएगी, फॉर्म का विवरण भरना होगा, पेमेंट करना होगा, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ें हो गई। आपको फ़ोटो कैसे होनी चाहिए, फ़ोटो के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि चेहरे की एकदम स्पष्ट दिखाया जाना चाहिए, ठुड्डी के शिखर तक सारी ठुड्डी जो आपकी होती है, जो आपका ये ओंठ के नीचे का हिस्सा, ये एकदम साफ दिखना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, चश्मा की पहनने की स्थिति में शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, कैमरे की नज़र पर सीधी होनी चाहिए, आँखें खुली हो और मुंह बंद हो, सफ़ेद या हल्के रंग का पृष्ठभूमि होनी चाहिए और 6 महीने का भीतर की फ़ोटो होनी चाहिए। और चीज़ें जो होनी चाहिए, बाकी आप एक जब फॉर्म भरेंगे तो आपको वो चीज़ें हो जाएगी। बाकी मैं आपको शुल्क की बात कर लेता हूँ। पेड के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको शुल्क भी देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 185 रुपये, ओबीसी कैटेगरी की तो आपको भी 185 रुपये, एससी है तो 95 रुपये, एसटी है तो 95 रुपये, अगर आप हैंडीकैप है तो आपको 25 रुपये देना होगा। बाकी जो चीज़ें दोस्तों अभी ये चीज़ें तो जो मेन चीज़ें थी, जो चीज़ आपके लिए, बाकी ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट इसमें लागू होगा। आप बिल्कुल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपना बनवा लें। बाकी आपका जो हाई स्कूल के ही दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिल जो भी हाई स्कूल में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ उससे ही भरिएगा। तो अगर आपने मान लीजिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट देखी जाती है, इसी वजह से हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी नेम आपके, जो भी फादर्स नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उसी के अकॉर्डिंग आप फिल कीजिएगा। जितनी भी हायर डिग्रियाँ हैं आप सब लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हो चुकी हैं और इतनी चीज़ें तो आपको, मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी सिलेबस मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ, सिलेबस क्या क्या होने वाले हैं। सिलेबस क्या होने वाले, भारतीय इतिहास के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसमें 5 नंबर आपके इतिहास से आने वाले हिस्ट्री के, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो हिस्ट्री के 5 नंबर के, राष्ट्रीय आंदोलन के जो मूवमेंट होते हैं, जो यानी जो कौन कौन से मूवमेंट हमारे देश में हुए हैं, उसके 5 नंबर आएंगे। जोग्राफ़ी के आपके 5 नंबर आएंगे। इकनॉमिक्स के आपके 5 नंबर आएंगे। उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आपके 5 नंबर आएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान के आपके नंबर आएंगे। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपके 5 नंबर आएंगे। मैथ के आपके लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के आपके लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए फिर आपके इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। बाकी रीजनिंग के भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। समसामयिक यानी करंट अफेयर की जो बात होती है उसके भी लगभग आपके 5 क्वेश्चन आए। समसामयिक की आपके 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। और आपके जनरल अवेयरनेस आपके लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे हिंदी की जो है वो आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उसको आपको 10 नंबर आने वाले हैं। उसके बाद आप ग्राफ, जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे। तालिका के जो क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर आएंगे। जो भी होगा वो आपके एनसीईआरटी भी बेस पे होगा। और दोस्तों जो यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लगभग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको और भी, अब ये होता कि पेट का ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो एग्ज़ाम कब हो जाएंगे दोस्तों, ये जान लीजिए कि इस साल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। इस साल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा क्योंकि है 22 में इलेक्शन, तो उनके पहले इनको अपना क्रेडिट लेना है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारियां जम के चालू कर दें। अगर आप पेट में फेल हो जाते हैं दोस्तों तो फिर आप, ये सरकार कब पेट करवाएगी इसका आपका भरोसा नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों पेट के लिए ज़बरदस्त मेहनत कर दीजिए। 100 नंबर का होने वाला, अगर आप लगभग 80+ नहीं लेके आते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।